नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये गुजरात प्रदेश के सूरत सिटी की कहानी है। यहाँ पर कभी कभी क्राइम कहानियों में कुछ देखने में साधारण सी लगती हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा होता है रहस्य। जी हाँ, इस कहानी के अंदर भी एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ एक पुलिस वाले जाते तो हैं एक ऐसे शख्स को पकड़ने के लिए जो अवैध रूप से यहाँ नशीले पदार्थों का बिक्री करता है या इधर उधर करता है। ऐसे इंसान पर ये केस चलता है। इसका नाम होता है राजू बिहारी। जी हाँ, बिहारी इसलिए जुड़ा है क्योंकि बिहार में भी इनका कनेक्शन है और शायद बिहार से आए हों, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इनका नाम राजू बिहारी है। और इनके ऊपर कम से कम लगभग 30 केस दर्ज हैं, 30 मामले चल रहे हैं इनके अदालत में। और फिर ये बार बार जाते हैं लॉकअप में और पैरोल बेल पर ये 2019 में पैरोल बेल पर छूट कर आए थे। फिर इनकी जो अवधि थी पैरोल बेल की वो ख़त्म हो गई है और फिर कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि अब राजू बिहारी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि उनकी टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। मामले इन पर क्या थे? अवैध रूप से जो नशीले पदार्थ हैं इधर उधर करने के ये मामले थे। अब पुलिस इनको ढूंढ ही रही थी कि इनके ही रिलेटिव किसी व्यक्ति ने अक्टूबर 2020 में पुलिस को फ़ोन किया कि सर, 22 राय में आशापुरी सोसाइटी नंबर 3 में मकान नंबर 125, जो कि संदिग्ध रूप से यहाँ आपके लिए कुछ ऐसा मिलेगा। इस मकान की सीढ़ी के नीचे की जो दीवार है, अगर आप उसकी सही तरीके से छानबीन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे राजू बिहारी को बार बार पकड़ना या छूटना का जो ये खेल है ये ख़त्म हो जाएगा और ये राजू बिहारी परमानेंट जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो पुलिस को ऐसा फ़ोन जाता है। अब कहाँ से जाता है वो व्यक्ति अपनी पहचान तो नहीं बताता, लेकिन उस फ़ोन पर यकीन करके पुलिस वाले जब यहाँ आशापुरी सोसाइटी नंबर 3 मकान नंबर 125 में पहुँचती है और वहाँ अपने साथ कुछ वर्कर को भी लेके जाती है, फॉरेंसिक टीम को भी लेके जाती हैं और यहाँ सब लोगों कुछ अधिकारी वगैरह, कुछ कांस्टेबल, ऐसे पूरी टीम को लेकर वहाँ जब जाती हैं उस मकान नंबर के पास, तो वो कई सालों से यहाँ बंद पड़ा था। पता करने पर मालूम होता है कि ये राजू बिहारी का घर है जो 2016 से बंद पड़ा हुआ है। और इस समय राजू बिहारी कहाँ हैं? इससे थोड़ी ही दूरी अलग सोसाइटी में किराए के मकान से वो रह रहे हैं, ऐसी पुलिस को जानकारी मिली थी। फिर वो मकान नंबर 125 में जाते हैं, चारों तरफ से अच्छे से उसकी देख रेख करते हैं। तो ताला तो बहुत समय से पड़ा था, देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से यहाँ कोई आया या गया नहीं है। 2016 से ही इस मकान के जो मालिक, मालिक के नाम से ये रजिस्टर्ड है, वो राजू बिहारी के नाम से रजिस्टर्ड था और वो अभी छोड़ के इसको जा चुके हैं। सर्च डॉग्स भी आते हैं और सब यहाँ चेकिंग होने के बाद जब सीढ़ी के नीचे खुदाई की जाती है तो यहाँ इतनी मजबूती तरीके से चुनाई की गई थी कि जो भी थैने, हथेड़े, फावड़े, कुल्हाड़ी, सब्बल वगैरह थे वो यहाँ मारे जा रहे थे तो वो ऐसे आवाज़ करके दूर हट रहे थे, यानी सही तरीके से उस पर बैठ भी नहीं रहे थे। इतनी मजबूत तरीके से यहाँ चुनाई कर दी गई थी। फिर जब यहाँ खुदाई होती रहती है, लगातार होती रहती है, तब उस खुदाई होने के बाद इस सीढ़ी के नीचे से जो आश्चर्यजनक चीज़ निकलती है, वो आसपास के सभी लोग, इतने सारे पुलिस वाले आए थे, कर्मचारी आए थे, फॉरेंसिक टीम की टीम भी आई थी, मजदूर भी आए थे। तो इतने सारे लोगों को देखकर आसपास के लोग तो जिज्ञासित हो ही जाते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो बहुत सारा वहाँ जवाबड़ा भी इकट्ठा हो गया था, लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। जब वहाँ देखा जाता है, खुदता है, तो वहाँ से निकल के आता है एक नरकंकाल। जी हाँ, अब पुलिस वाले, फॉरेंसिक टीम जो होती है उसको देखती है, उसका जो पूरा शरीर था वो पूरा गल चुका था, ख़त्म हो चुका था। और ये नरकंकाल कहाँ का है, यहाँ कैसे आया, अब ये सारे रहस्य तो राजू बिहारी ही बता सकता है, क्योंकि ये उनका घर है और 5 साल से ये बंद पड़ा हुआ है।
2020 में इसके बारे में जानकारी मिली। जब खुदाई हुई तो ढूंढ तो वो इसलिए रहे थे क्योंकि इनकी पैरोल बेल जो थी वो समय सीमा ख़त्म हो चुकी थी और इनको वापस से कोर्ट में हाजिर करना था, इसीलिए पुलिस वाले उनको ढूंढ रहे थे। और उन्होंने अपने चारों तरफ खबरी बिखेर के रखे थे कि आपको जहाँ भी राजू बिहारी मिले हमें उसके बारे में जानकारी ज़रूर दें। तो जानकारी कुछ इस तरीके से मिली और राजू बिहारी के घर में मिलता है ये मानव नरकंकाल। इसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो फॉरेंसिक टीम भी आश्चर्यचकित और जो भी पोस्टमार्टम के डॉक्टर होते हैं वो भी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो पूरा शरीर इसका है, कुछ एक हड्डी अवशेष ही है और उसने कुछ हाथ में अंगूठी, कुछ गले में चैन वगैरह जो भी पहन रखी होगी, जिस भी धातु की वो हो, वो कुछ सामान था तो वो सब कुछ पैक करके रखा हुआ था। अब ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है, इसके बारे में तो राजू बिहारी पकड़ा जाएगा उसके बाद ही। उनके जो मोबाइल्स थे वो भी सर्विलांस पर डाल दिए गए थे और जहाँ वो किराए से रह रहे थे वहाँ भी पुलिस ने दबिश डाली, तो वहाँ से भी वो फरार हो चुके थे, इधर उधर भाग रहे थे, उनकी फ़ोन लोकेशन भी बार बार चेंज हो रही थी। आखिरकार राजू बिहारी पकड़े जाते हैं। वो बिहार के एक गांव में जाके छुप जाते हैं, तो बिहार पुलिस की मदद से वहां से पकड़ लिए जाते हैं और फिर यहां आते हैं। उनके बारे में इस नरकंकाल की पूछताछ होती है, तब पता चलता है कि राजू बिहारी का ही ये एक दोस्त है और अपने दूर के रिश्तेदार का एक परिचित भी है। तो रिश्ते में भाई भी उनका लगता है, कजन भाई और दोस्त भी है। और वो राजू बिहारी के साथ जो नशीले पदार्थ हैं इधर उधर अवैध तरीके से इधर उधर करने में उनकी मदद करता था, उनके साथ ही काम करता था। ये जो व्यक्ति था जिसका नरकंकाल मिला था युवक, ये 25 वर्ष का युवक, इनका नाम किशन है और ये खुशीनगर में रहते हैं। जब ये सारी बातें उनको बताते हैं तब पुलिस अपने रिकॉर्ड में देखती है तो किशन के नाम पे भी कुछ एक केस जो थे नशीले पदार्थ अवैध रूप से दर उधर करने के, उन पे भी दर्ज थे। और कुछ दिन पहले ही उनके माता पिता यहाँ आते हैं और अपने बेटे किशन के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं सूरत के भरूच पुलिस स्टेशन पे। तब भरूच पुलिस जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा बेटा कौन सा दूध का धुला है, वो भी अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करता है, इधर उधर करता है, तो किसी न किसी जेल की हवालात में वो पड़ा होगा। ये सुन के उनके माता पिता लौट जाते हैं और पुलिस वालों से कह के जाते हैं कि सर वो जिस भी जेल में हो आप हमें जानकारी दे देना, हमें तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से हमें अपने बच्चे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज़ ढूंढ देंगे तो हमारी बड़ी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इसके बाद उस परिवार को बुलाया जाता है और राजू बिहारी से मिलवाया जाता है। इनके जो उस लड़के ने जो शरीर में कुछ धातु के जो सामान पहने हुए थे वो दिखाए जाते हैं, डीएनए इनका टेस्ट लिया जाता है और उनकी हड्डियों का लिया जाता है, तो मैच कर जाता है। तो इससे ये पुष्टि हो जाती है कि खुशीनगर में रहने वाला युवक किशन का ही ये नरकंकाल जो है राजू बिहारी के पुराने घर से मिला हुआ है जो वहाँ दफन था। अब देखिए यहाँ एक साधारण से केस को सॉल्व करने और साधारण सी चोरी डकैती और तस्करी के जुर्म में जो व्यक्ति बार बार बंद हवालात में जा रहा था और बेल पे छूट भी रहा था, उसने कुछ ऐसा कांड भी करके रखा था जिसके बारे में किसी को कानो कान कुछ भी पता नहीं। जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुमने ये सब कांड क्यों किया और इसको छुपाया कैसे और कौन कौन इसमें शामिल था, तब वो पूरी बात बताते हैं कि ये मेरा ही भाई है दूर का और मेरे साथ काम करता था। मेरे ऊपर लगभग 30 मामले दर्ज हो चुके हैं। मैं इन सब से परेशान हो गया था। मुझे ये शक था या मेरे खबरियों ने मुझे बताया था कि ये किशन ही है जो बार बार मेरे ठिकानों के बारे में और मेरे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, इसीलिए मैं इसके माध्यम से पकड़ा जाता हूँ। क्यों ना इसका ही किस्सा ख़त्म कर देता हूँ, तो फिर मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी। फिर मैं पेरोल बेल पे जब बाहर आऊँगा तो फिर कभी पुलिस के हत्थे चढ़ूँगा ही नहीं, मुझे आना जाना भी सब बंद हो जाएगा। इसीलिए 2016 में मैंने एक पार्टी रखी
और पार्टी में किशन भी था, मेरे 3 दोस्त थे और मैं था। हम सभी ने शराब पी और इसके बाद शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शराब पी और उसी में मैंने किशन की शराब में कुछ नशीला पदार्थ बेहोशी का डाल दिया था। इसके बाद हमने उनका गला दबा के उनकी हत्या की थी। इसके बाद हमने दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें रात में उसको वहाँ चुनवा दिया था और सब पैक कर दिया था। माँ बाप का जब ये खबर सुनते हैं तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहते हैं कि हम तो साहब 5 साल से यही समझते आ रहे थे कि हमारा बेटा किसी न किसी जेल में पड़ा होगा, कभी जानकारी मिलेगी। तो देखिए साधारण से केस में इतना बड़ा ट्विस्ट निकल के सामने आ जाता है। क्राइम की कैसी कैसी कहानियाँ घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं तो आपको भी एक शौक लगता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कितनी आसानी से ऐसे बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं और इसके बाद आसानी से घूमते रहते हैं, लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं जैसे किसी ने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पाप जो होता है या कोई गलत कर्म होता है या फिर कोई क्राइम होता है, क्रिमिनल कितनी भी होशियारी कर ले, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। तो अगर आप अकेले क्राइम कर रहे हो तो भी आप कोई ना कोई गलती तो ज़रूर करोगे जिस वजह से आप पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल। कर्मों का मिलेगा फल आज नहीं तो कल, मतलब मिलता ज़रूर है। और इसके बाद फिर अगर आप ग्रुप बना के कोई क्राइम कर रहे हो तो उस ग्रुप में से कोई ना कोई व्यक्ति टूट जाएगा और ये सारी जो आपके दृश्य हैं वो खोल के रख देगा दुनिया वालों के सामने, यानी पुलिस के सामने, जज के सामने। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो कहते हैं कि जब कोई ग्रुप होता है और आपस में दोस्त होते हैं, सब मिल बांट के कोई क्राइम करते हैं, इसके बाद अगर किसी को प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल पाता, सम्मान नहीं मिल पाता या फिर उसका जो भी उस की शर्तें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, उसका हिस्सा या वो जो चाहता है वो सब कुछ नहीं हो पाता है, तो वो आपके जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब कुछ पुलिस को बता ही देता है आगे जाके। और ऐसा तो होता ही है कि अगर 5 हिस्से होने होते हैं तो पाँचों के मन में लालच आ ही जाता है कि क्यों ना ये सारा हम ले लें और 4 को ठिकाने लगा दें। तो ऐसी ही सोच रखते हैं और इसी प्रकार से वो फिर जाके पकड़े जाते हैं। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है या किसी को डराना भी नहीं है, बस इतना कहना है कि अपने आसपास आप कहीं भी किसी के साथ मिलके कुछ काम कर रहे हो, अच्छी मेहनत का काम कर रहे हो तो तुम्हारी दोस्ती ठीक है चलेगी। अगर थोड़ी घटपट हो भी गई तो इतना बड़ा क्रिमिनल सीन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ मिलकर गलत काम में सहयोग दे रहे हो तो वो तो डूबेगा ही, आपको भी ले डूबेंगे। तो ऐसी लोगों से, ऐसे दोस्तों से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा है, घर परिवार सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। दोस्त आप 20-25 मत बनाइए, एक ही बनाइए, लेकिन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, मतलब जो उल्टे सीधे कामों में संलग्न ना हो, काम से काम रखता हो, ऐसे इंसान से अगर तुम दोस्ती तो तुम भी अपने काम से काम रखोगे, फालतू की चीज़ों में नहीं जाओगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अपने घर परिवार के साथ समय बिताओ, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ और ईमानदारी की रोटी खाओ तो वो पच भी जाएगी। ऐसे तो करके आप कभी भी ना तो अपने परिवार को खुशी दे पाओगे और ना ही आप अपने आप को खुशी दे पाओगे। और गलत काम का गलत परिणाम एक ना एक दिन होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और शेयर कर लें, और हम पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।